पिछली क्लास में मैंने कितना पढ़ा दिया था, प्रॉब्लम हो चुकी थी शायद सारी ना। देखना जरा बच्चों, चेक करो। टेन 10.1 खत्म है शायद, 10.2 खत्म है पूरी। 10.2 के थोड़े क्वेश्चन बच गए थे अच्छा, आखिरी बच के। गए हैं। हाँ जी बेटा, बताइए, बोलो कौन से सॉल्व करने हैं। 17। क्वेश्चन नंबर 17। एक चीज स्नेहा बेटा, एक बात बताना, आप लोगों को वो मैथमेटिक्स को चेंज करवाया या वही चल रहा है अभी? जो पढ़ा रहा हूँ यही चल रहा है ना? क्या सर? जो मैथमेटिक्स था, अप्लाइड मैथमेटिक्स। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो तो नहीं पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं सर, अभी पढ़ा रहे हैं। यही सेम चल रहा है ना? एक दो स्कूलों में चेंज कर दिया है। नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमारे स्कूल में तो सिर्फ एनसीईआरटी करा रहे हैं अभी। अच्छा, चलो चलने दो। साल बड़ा 11th का वो गड़बड़ हो गया है। सिद्धांत, आपने क्या कॉमर्स लिया, साइंस? कॉमर्स विद मैथ। तो उसमें तो यही पढ़ा रहे हैं अभी वो? यस सर, लेकिन वो अप्लाइड मैथ वालों को भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ, और छोटे छोटे टॉपिक्स करा दे रहे हैं बीच बीच में। अप्लाइड मैथ्स भी तुम लोगों को पढ़ाई जा रही है साथ साथ? यस सर। अच्छा, ओके। चलो, क्योंकि मैं सोच रहा था नहीं तो अप्लाइड मैथ्स का वो करते हैं ना, फिर से स्टार्ट करते कुछ पढ़ाना। तो बुक्स वगैरह कुछ रिकमेंड किए उन्होंने? नहीं सर, उन्होंने कोई बुक नहीं बताई अभी तक। बुक। अच्छा, ठीक है। और ये भी पढ़ा रहे हैं? यस सर। अजीब ही कुछ चल रहा है इस साल, क्या होगा? सर वो दोनों के जो कॉमन नहीं है, कॉमन चैप्टर आ रहे हैं जैसे अप्लाइड मैथ और मैथ में, कोर मैथ हाँ में, हाँ। वो करा रहे हैं वो अप्लाई सारे। लेकिन जो अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर कॉमन भी होंगे ना, तो इससे काफी लो लेवल पर होंगे। सीक्वेंस सीरीज तो कर ली हम लोगों ने, वो तो है कॉमन एक चैप्टर, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे उन्होंने बोली, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टैंडर्ड क्या रखने वाले हैं ये क्लियर नहीं है। बाकी तो जो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, ठीक है। यस सर। क्योंकि अगर वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ लेकर के जाते हैं तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें वो सब हट जाएंगी। तो सोचो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री से किए, वो सब हट जाएंगे। और जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो बिना वो ट्रिगो से ही बने हैं। चलो पढ़ते रहते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैथ्स का तो बहुत ही गड़बड़ कर दिया इस साल, पता नहीं चल रहा, क्लियर पिक्चर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20। 17 पर आ रहा हूं बच्चों, ठीक है, एक मिनट। 17 क्वेश्चन कह रहा है, द ऑनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड दैट he can sell 980 liters of milk. He can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter. ठीक है। तो जो ये 980 लीटर मिल्क है, ये क्या हुआ, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बेटे, वो कॉस्ट है। और 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 16 पर लीटर, ठीक है। Assuming a linear relationship between selling price and the demand. लीनियर रिलेशनशिप अज्यूम करना है किसके बीच में, सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में। हाउ मेनी लीटर्स वुड बी सेल वीकली एट रुपीज 17 पर लीटर। कह रहा बताओ 17 पर लीटर के हिसाब से वीकली आप कितना सेल करेंगे। तो पहले आपको एक रिलेशनशिप लेना होगा। let a linear relation, let the linear relation be y is equal to ax plus b,
ये आपकी इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। सॉरी, उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है बेटे कि वो सेल करता है 980 लीटर ऑफ मिल्क व्हेन कॉस्ट इज ₹14 पर लीटर। यानी कोऑर्डिनेट हो गया 14,980, एक तो इसका पासिंग पॉइंट हो गया। दूसरा कहता है कि वो सेल करता है 1220 पर लीटर एट ₹16 पर लीटर। 16 और ये हो गया 1220। समझ गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉस्ट और डिपेंडेंट वेरिएबल है क्वांटिटी। अब अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन 980, y की वैल्यू हो गई बेटे 980, x की वैल्यू हो गई 14, 14a प्लस b, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन हो गई 1220 इज इक्वल टू 16a प्लस b। तो हमें क्या करना है? सीधे एलिमिनेशन मेथड, माइनस माइनस और ये माइनस, b और b कैंसिल आउट, यहाँ लेस किया तो आ गया 0, 12 आउट ऑफ 8 4 और 11 आउट ऑफ 9 2, माइनस 240, इट इज माइनस 2a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 120। अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और b फाइंड आउट करते हैं। कर लोगे? a को पुट किया, b निकाल लिया, ठीक है। जब b, a और b आ गए तो उसे इस इक्वेशन में पुट किया। फिर कह रहा है अगर कॉस्ट है ₹17 तो क्वांटिटी कितनी होगी? x की जगह 17 डालो, मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर दो, हो जाएगा। समझ गए या नहीं? सर बी की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए, a की वैल्यू बेटा 120, पुट a इन इक्वेशन 1 और 2, किसी एक पे पुट करो। तो मैंने a को रख दिया 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 14, लेफ्ट साइड पे आया, लेस हुआ, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब a और b दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपकी मेन इक्वेशन आ गई। फिर कह रहा बताओ कितनी क्वांटिटी वो सेल करेगा जब प्राइस 17 रुपीज पर लीटर हो जाए। तो अब आपको x को उसमें 17 रखना होगा और y की वैल्यू निकाल लेनी होगी। सर समझ गए? स्लोप वाले फॉर्म से हम नहीं कर सकते? स्लोप वाली फॉर्म से इसने बोला था बेटा लीनियर रिलेशन से आप करो, स्लोप से भी कर सकते हैं। स्लोप से क्या होगा? इन दोनों की हेल्प से आपको इक्वेशन बनानी है, तब ये काम नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये आपके दो पासिंग पॉइंट हो गए। सबसे पहले स्लोप निकाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। जब स्लोप मिल गया तो अब आपको निकालनी है इक्वेशन y माइनस y1 mx माइनस x1, ठीक है, mx माइनस x1। उसके बाद फिर वही वर्किंग कर लेनी, तब a और b की तरफ नहीं जाना। हो जाएगा? क्या करूं सॉल्व? हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो ये दो पास जैसा भी किया था पिछला क्वेश्चन, ठीक है। सर ये 20 क्वेश्चन कैसे प्रूव करने हैं ये वो बता दो। कौन से वाले? 20 हाँ क्वेश्चन 20 मैं कर रहा हूँ, 20th कह रहे हो ना? हाँ 20th पे आ रहा हूँ। 17 और 20 डाउट है ना? 20th पे आओ। सर हाँ जी। सर 17 से 20 है। अच्छा 17 to 20 है, 18 19 सब है। ओके ओके ओके, चलो फिर 18 पर आ जाते हैं। 18 कह रहा है इफ PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। PAB क्या है? एक लाइन है जो एक्सिस के बीच में है, XO X डैश YO Y डैश। PAB इज अ लाइन बिटवीन द एक्सिस, ठीक। और PAB is a midpoint of a line between the axis, show that the equation। कह रहा है एक लाइन एक्सिस के बीच में है, उसका मिड पॉइंट है AB। आपको प्रूफ करना है कि उस लाइन की इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि भाई इंटरसेप्ट पॉइंट ले लेते हैं। सपोज x एक्सिस पर हो गया HK और y एक्सिस पर हो गया H0 और y एक्सिस पर हो गया 0K। अब a और b नहीं ले सकते क्योंकि a और b यहां मेंशन है, मिड पॉइंट है, ठीक है।
अब इस हिसाब से अगर मुझे इक्वेशन निकालनी हो इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू x अपॉन a यानी h, यही होगा, प्लस y अपॉन b यानी y अपॉन k इज इक्वल टू 1। लेकिन आंसर हमें a और b में चाहिए, तो अब क्या करना होगा, h और k की वैल्यू निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b। बिकॉज p, इसको मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल A और कैपिटल B, बिकॉज P with coordinate AB is midpoint of line AB. Therefore, the coordinate of P is also x1 plus x2, 0 plus h by 2, y1 plus y2, k plus 0 by 2. This implies P is h upon 2 और k upon 2. अब दोनों ही P को मेंशन कर रहे हैं। This implies h upon 2 k upon 2 is equal to a comma b. This implies h upon 2 is equal to a और k upon 2 is equal to b. This implies h is equal to 2a and k is equal to 2b. h और k की वैल्यू आ गई। Now equation above from first, x upon h, h की जगह 2a आ गया, प्लस y अपॉन k की पोजीशन पर 2b आ गया, इज इक्वल टू 1। 2 बच्चों ले लिया कॉमन, 1/2 यानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इंप्लाइज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए? देखो ध्यान से। हाँ दीपांशु, क्या दिक्कत हुई? सिलेबस चेंज किया है? सर वो अप्लाइड मैथ्स ले लिया ना मैंने अब। ठीक है, तो स्कूल में। अप्लाइड मैथ सभी कॉमर्स वालों को लेना है या जो लेना चाहे वो ले सकता है? सर जो लेना चाहे वो ले सकते हैं, नॉर्मल मैथ्स भी और अप्लाइड मैथ्स भी है। नॉर्मल मैथ्स नहीं लिया मैंने फिर। अच्छा, नहीं कॉमर्स वालों के लिए तो वैसे अप्लाइड मैथ ही शायद बनी है ना? नहीं सर, नॉर्मल मैथ्स भी है साथ में, मतलब ऑप्शन है, तुम्हें नॉर्मल मैथ्स चाहिए या अप्लाइड मैथ्स चाहिए। अच्छा अच्छा, ऑप्शन रख दिया है उन्होंने। यस ओके, सर। तो आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लिया है, ठीक है। यस। तो उसमें कॉमन पोर्शन जो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है वो तो ये स्ट्रेट लाइन चल ही रहा है, यस ठीक सर। है। सीक्वेंस सीरीज आप पढ़ चुके हो? यस। सीक्वेंस की है ना यहाँ पे? यस सर, चैप्टर 9। हाँ, सीक्वेंस सीरीज कॉमन है ना। बाकी लॉजिकल वगैरह देखते हैं, आपको पढ़ा देंगे जिसको जिसको आ रहा होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, इजी है वो, मैथ्स इतना नहीं है। लेकिन पहले क्या, पहले नहीं डिसाइड किया था? स्कूल में हो रही है इसकी क्लासेस? यस सर। अप्लाइड मैथ्स की क्लासेस ले रहे हैं टीचर? यस अच्छा, कौन सी बुक उन्होंने प्रेफर की है? सर बुक मैं अभी अभी कोई बुक आज ही है ना। कुछ बुक बताइए या अपने आप ही करा रहे हैं? सर बुक तो बताइए, ये वाली बताइए, अप्लाइड मैथ्स, ML अग्रवाल। ML अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं? अच्छा यस। ठीक है, रुक जा देखते हैं। पहले ये साथ जो कॉमन पोर्शन है वो कर लो, फिर बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ बच्चों बताओ, इसमें कोई डाउट? इरेज कर दूं? इरेज कर रहा हूँ बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पॉइंट आर एच के divides a line segment between the axes. Point RHK divides the line segment between the axes in the ratio 1:2. ठीक? Find equation of the line. हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है। वो भी इसी से रिलेटेड है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया तो मिड पॉइंट था तो 1:1 था, और अभी ये कह रहा है इफ पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। एक सर लाइन है, हाँ जी सर जब भी बिटवीन द एक्सिस होता है तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इंटरसेप्ट मतलब बिटवीन द एक्सेस का मतलब आपको पॉइंट गिवन नहीं है, आपने इंटरसेप्ट बना दिया है। ठीक है, बिटवीन द एक्सेस का मीनिंग यही है कि एक्सेस के बीच में है। ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि हम हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म ही बनाते हैं। ठीक है, करेक्ट। अब कोऑर्डिनेट गिवन है या नहीं गिवन है, इक्वेशन लगानी या नहीं लगानी है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटे, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में भी लाइन बिटवीन द एक्सेस ही होती है कि अ लाइन लाई बिटवीन द एक्सेस एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन विद लेंथ दिस वन मेकिंग एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री विद पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सेस। ठीक है ना, तो उस केस में भी लाई बिटवीन द एक्सेस ही होती है, बट इंटरसेप्ट वैल्यूज नहीं गिवन होती है। करेक्ट, तो हम उसे इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं लगाते, नॉर्मल लगाते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या लगेगा। पॉइंट आर विद कोऑर्डिनेट एच और के। अब एक पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट है एच और के, ये इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करती है। किसमें? 1:2 में ये इसे डिवाइड करती है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब मैं क्या करता हूं कि इस लाइन के इंटरसेप्ट पॉइंट मान लेता हूं। अब तो A0 ले सकते हैं क्योंकि H और K है, A0 और 0 भी हमने पॉइंट मान लिए। इसके अकॉर्डिंग अगर लाइन की इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब ये a और b आपको h और k की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि h और k की फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन है। तो बिकॉज r, यहां नेमिंग कर लेते हैं ab, बिकॉज r डिवाइड ab इन 1:2, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ r, तो 1 को हम इधर ले आएंगे सेक्शन फार्मूला से और 2 को इधर। ठीक है, 1 into a is a प्लस 2 into 0 is 0 अपॉन 1 plus 2, यही होता है ना सेक्शन फार्मूला। y के लिए बेटे 1 into 0 is 0 प्लस 2 into b it is 2b अपॉन 1 plus 2। ठीक है, दिस implies r is a upon 3 and 2b upon 3। ये आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, बट कोऑर्डिनेट ऑफ r is hk। this implies hk is equal to a upon 3 और 2b upon 3। एक वर्टेक्स का एक ही कोऑर्डिनेट हो सकता है, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट कभी नहीं हो सकते सेम वर्टेक्स के। तो इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या हैं? बराबर है। ठीक, दिस इंप्लाइज h is equal to a by 3 and k is equal to 2b by 3। this implies a is equal to 3h और b is equal to 3k upon 2। a और b की वैल्यू अपने पास आ गई। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1, x अपॉन a यानी x अपॉन 3h प्लस y अपॉन b
3k/2 इज इक्वल टू 1। 1/3 बच्चों कॉमन ले लेते हैं, x/h 2 ऊपर चला गया, 2y/k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 3 से हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, x/h 2y/k इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, h और k की फॉर्म में। अच्छा, पीछे आंसर ये हो सकता है कि 2 इधर हो और y अकेला हो, जरा एक बार चेक करो। वो ऐसा तब हो सकता है जब इसे 1:2 नहीं 2:1 कर दो, यानी इधर 2 यूनिट और इधर 1 यूनिट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है आंसर। देखिए बेटा, जरा चेक करो। समर्थ, रिजल्ट मिल गया एग्जाम का? मार्क्स मिल गए? किसके? मैथ्स का एग्जाम हुआ था ना तो आपका? नहीं सर। कोई यूटी वगैरह नहीं हुआ था? नहीं सर, अभी सीधा हाफ ईयरली। अच्छा अच्छा, बता तो रहे थे शायद कि यूटी है आपका। आपसे कौन, किसने बताया? हाफ ईयरली का अब क्या सिलेबस रह गया समर्थ? सर लीनियर इनइक्वालिटीज। तो तूने क्लास क्यों नहीं ली? मैं ले तो रहा था क्लास। सर मतलब आ गया हुआ है मतलब। आ गया? सर ठीक है, बाकी मैंने वीडियो भी भेजी है, उसमें यस सर, वो यस देख लिया। सेकंड वाली जो भेजी थी वो भी मिल गई? यस सर। अच्छा, पढ़ लिया सारा? सर ठीक है सर। 15th को टेस्ट। 15th ऑफ सितंबर? सर अच्छा, वो अब कंप्लीट है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। एप्लीकेशन प्रॉब्लम वगैरह स्कूल ने करा दी? मतलब एप्लीकेशन बेस्ड? हाँ हाँ, जो वो थे सॉल्ट वाले क्वेश्चन थे, कितना लीटर ऐड करने पर परसेंटेज इस रेंज से इस रेंज के बीच में जाएगी, मैंने वीडियो में करा रखा है। तो मतलब उसमें सिर्फ 7.3 तक आ रही है मतलब? 6.3 तक? हाँ। अच्छा, मिसलेनियस नहीं आ रही है, ओके ओके। तो ग्राफ आ गया बनाना ना? यस सर, ग्राफ आ गया। बस बस, ठीक है सर, तब तो ठीक है। हाँ बच्चों, आंसर चेक किया किसी ने? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 20 पर आ रहा हूं। 20th क्वेश्चन कह रहा है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट है अपने पास, 3 0 -2 और 8 और 2, ये हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। By using concept of equation of the line, prove that 3 points 3 0 -2 8 2 are collinear। कह रहे ये पॉइंट्स क्या होने चाहिए? कोलिनियर हैं। आप प्रूव करो, बट लाइन से प्रूव करो, स्लोप से नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि किसी भी 2 पॉइंट को यूज करके आप इक्वेशन फाइंड आउट कर दो, ठीक है ना? पहले इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, स्लोप निकालते हैं बच्चों। y2 - y1 -2 -0, x2 - x1 -2 -3 -2 upon -5, it is 2 upon 5। आ गया? ठीक है, अब फाइंड आउट करो इक्वेशन ऑफ लाइन। y - y1 यानी 0 इज इक्वल टू m 2/3 x - x1। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, 5y इज इक्वल टू 2x - 6। रीअरेंज किया, 2x - 5y - 6 इज इक्वल टू 0। आगे वैल्यू 2x - 5y - 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब क्या, ये दो तो पहले ही लाइन पर है जिससे इक्वेशन आई है, तीसरे ने इस लाइन को सेटिस्फाई कर दिया, therefore these 3 points are on a same straight line, hence collinear। ठीक है, पुट 8 2 इन इक्वेशन, तो सब्स्टिट्यूट किया, 2 × 8 5 × 2 -6 0, 8 2 16
5 2 जा 10 माइनस 6 0 आ गया बेटा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर 3 0 -2 -2 8 2 are on the same straight line. This implies are collinear points. ठीक है, चलो 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से हर चीज समझ लो और कोई दिमाग में क्वेश्चन बनता है तो पूछो। सर स्लोप से कैसे हम्म। वो करते हैं प्रूफ लाइन कोलिनियर है? एक अभी बताता हूं बेटा, 1 मिनट। हाँ सिद्धांत, क्या पूछ रहे थे, दोबारा एक बार रिपीट करिए बेटा। सर स्लोप से कैसे प्रूफ करते हैं कि लाइन कोलिनियर मतलब पॉइंट कोलिनियर है? अच्छा, स्लोप से ऐसे प्रूफ करते हैं, आप निकालो स्लोप, इसको ए बी और सी कर दो, फाइंड आउट किया स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, दोनों के स्लोप क्या आ जाएंगे बराबर। इसका मतलब ए बी और बी सी क्या हो गई, पैरेलल, बट बी इज अ कॉमन पॉइंट, देयरफॉर कोलिनियर। समझ गए, क्लियर। अगर Yes, ए बी और सी डी की बात कहता तो कोलिनियर नहीं है, तब 4 पॉइंट है, लेकिन उसने कहा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, बी क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो इसका मतलब लाइन ऐसे बनी होगी तभी बराबर स्लोप हुआ होगा, तो दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और बताइए, इरेज कर दूं फिर, हो गया स्क्रीनशॉट, और किसी कोई डाउट? तो अब ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है, खत्म। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट के सारे टॉपिक में करवा चुका था मेरे ख्याल से, कन्वर्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा चुका था, कन्वर्ट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा चुका था, अब कन्वर्जन इन नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मल फॉर्म मैं तुम लोगों को सीधे क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स लगेगा। बच्चों पेज नंबर 222 पर आ जाओ, पेज नंबर 222, एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कस करने चल रहे हैं। 13 में कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कह रहा है आपको इसका स्लोप बताना है पहले पार्ट में, तो देखो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, उसने कहा स्लोप बताओ, तो क्या फॉर्मूला बताया था, स्लोप होता है, अगर इस फॉर्म में लाइन आ जाए तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू -3 अपॉन -4, सॉल्व हो गया 3/4, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दूसरा पार्ट बच्चों, दूसरे पार्ट में कहता है कि x एंड y इंटरसेप्ट बताओ। अब चाहो तो आप कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर लो, नहीं तो x और y इंटरसेप्ट का जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था वो कर सकते हो। व्हाट इज x इंटरसेप्ट, y इज 0, तो y को रख दिया 0, आ गया -10/3, और y इंटरसेप्ट x को रख दिया 0 और y आ गया 10/4, उसके बाद कट कर लेना इसको, बट मैं अभी इसको इंटरसेप्ट से करूंगा। तो पहले इसे इंटरसेप्ट निकालने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो x और y लेफ्ट पर होने चाहिए और कांस्टेंट को हमने कर दिया राइट पर, -10। नाउ राइट पे होना चाहिए 1, डिवाइडिंग बाय -10 ऑन बोथ साइड,
-4y upon -10, -10 divided by -10, it is 1. This implies x upon -10 upon 3. यही मेथड करते हैं, माइनस और माइनस कट गया बेटा, प्लस y अपॉन 10 अपॉन 4. ठीक है, तो दिस implies x इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट a होता है, यानी डिनोमिनेटर ऑफ द x -10/3. y इंटरसेप्ट डिनोमिनेटर ऑफ y 10 अपॉन 4, सॉल्व किया 2 5 10, 2 2 4. तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गया. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14. अब यहां से आपको सर एक बार शॉर्टकट मेथड से भी करा दो. शॉर्टकट मेथड देखो. फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, यानी 3x minus 4 into 0 plus 10 is equal to 0. 3x plus 10 is equal to 0. This implies x is equal to -10/3. ठीक है, for y intercept put x is equal to 0, x को 0 डालो, 3 into 0 minus 4y plus 10 is equal to 0. 0 minus 4y minus 10. This implies y is equal to 10/4, माइनस और माइनस कट गया, 5/2. क्लियर? सर दोनों में से कोई भी कर सकते हैं? ये नहीं डिपेंड करता बेटा. अगर मान लो क्वेश्चन ये आता है, जैसे इसने पूछा था व्हाट इज x एंड y इंटरसेप्ट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको रफली करना चाहिए. सीधे आपने लिख देना x इंटरसेप्ट -10/3, y इंटरसेप्ट 5/2. करेक्ट. अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है कि कन्वर्ट या एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, तो आप ये नहीं कर सकते. ये एक तरह से रफ वर्क था, मैंने प्रॉपर लिख दिया इसे, ये रफ वर्क है. ठीक है, तो आपको ये पूरा पैटर्न सॉल्व करना पड़ेगा. या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा 2 नंबर का, भाई पूरा सॉल्व करके आंसर करो, या 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तब ये रफ काम कर लेना, तब इसे करने की जरूरत नहीं है. अब समझ गए? ठीक है ना? यस सर. ये रफ काम है डायरेक्ट पता लगाने के लिए, 1 मार्कर के लिए. नेक्स्ट, अब आप समझो एग्जाम्पल नंबर 14. ये ज्यादा ये क्वेश्चन आता है 14 की जो टाइप है. कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ओमेगा. कोई भी एक जनरल इक्वेशन आपको गिवन है, √3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. कह रहा है इसे नॉर्मल फॉर्म में आप बदलो और ओमेगा और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप बताओ. तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p. यही पढ़ा है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p. ठीक है, अब इसमें ये फॉर्म कैसे कन्वर्ट की जाती है, लेफ्ट पे सिर्फ x और y है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट पर x और y को रखना है और राइट पे कांस्टेंट को ले जाना है. तो -8 था, 0 + 8 कितना हो गया, 8 हो गया. 0 + 8 8 हो गया. ये ध्यान रखना है कि राइट पे पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है. अगर पॉजिटिव नहीं है तो इस नेगेटिव साइन को आपको शिफ्ट करना होगा. मान लो ये -8 होता तो हम माइनस को पहले यहाँ शिफ्ट कर लेते. ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है. अब क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, सम ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर कर लेना है आपको। तो कितना आ गया ये, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया √4, तो ये हो गया 2। स्क्वायर रूट हमेशा इसका पॉजिटिव निकालना है आपको, तो आ गया 2। अब आपको इसे 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देना है। दिस इंप्लाइज ये बन गया √3/2x, 1/2y और 8/2 डिवाइड कर दिया। हमेशा याद रखोगे कि ये जो रेशोज बनेंगी ये हमेशा स्टैंडर्ड एंगल बनेंगी, और किसके स्टैंडर्ड एंगल, सिर्फ साइन और कॉस के स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, और कोई नहीं बनेगा। अब आप देखो cos √3/2 कब होता है, तो ये बन गया अपने पास x cos π/6, 30 डिग्री पर होता है। y के साथ आपको साइन चाहिए, कब होता है साइन हाफ, तो ये होता है आपका साइन 30 डिग्री यानी π/6 और 2 4 8, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो ये प्रॉपर फॉर्म है, x की जगह x, cos की जगह cos, ओमेगा की जगह π/6, y की पोजीशन पर y, साइन की पोजीशन पर साइन, ओमेगा की पोजीशन पर π/6 और p की पोजीशन पर 4। दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू π/6 एंड p इज इक्वल टू 4, करेक्ट, ठीक है ना। अभी मैं इसमें और भी चीजें चेंज करके तुम लोगों को समझाता हूँ। पहले देखो यहाँ पर, कोई डाउट हो तो पूछो और स्क्रीनशॉट लो। सर वो डिग्री की फॉर्म में ही लिख सकते? डिग्री में बेटा वैसे लिखना नहीं चाहिए, रेडियन मेजर ही लिखा जाता है, क्योंकि ना वो रियल नंबर होते हैं। जो कोफिशिएंट्स होते हैं इसमें, जैसे आपने कोफिशिएंट देखा √3x + y - 80, तो दीज आर द रियल नंबर्स। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है ना, ये रियल क्वांटिटी बताती है, तो इसलिए डिग्री ना लिखें तो सही है, रेडियन मेजर ही लिखना चाहिए। आता तो है ना सिद्धांत? यस सर, आता है। याद है ना? देखो हाँ। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। अब टीचरों का क्या है जानते तो, उन्होंने क्या किया था, डिग्री में सब लिख डाला है। पता नहीं सर उन्होंने क्या किया। हाँ तो बस तू रेडियन में कर जो जरूरी है, ये हटा सर वो दो। डिग्री में ही लिखते थे, वो बोलते थे 10 ट्रिग्नोमेट्री समझाएंगे जब बता देंगे तुम्हें। अच्छा अच्छा, अब कब समझाएंगे? सर हाँ जी बेटा। सर हमने लास्ट कॉलम में हमने उसी से क्यों डिवाइड करा, उसे √, उसका स्क्वायर। ये इसका वैसे मेथड है, ये समझना होता है कि इसमें से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस होता है, और ये आप हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हो p² + b² से। तो p/h साइन होता है, b/h कॉस होता है, जो भी बनेगा वो आपको बना देना है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो हमेशा आपको इसी से डिवाइड करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। अब मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, देखो √3x - y - 8 इज इक्वल टू 0, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या फर्क क्या पड़ेगा, देखिए √3x - y इज इक्वल टू 8, 8 को शिफ्ट कर दिया, वर्किंग रूल सेम बेटे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, स्क्वायर रूट √3² + -1², दिस इंप्लाइज 3 + 1 √4, आंसर आ गया अपने पास 2। अब बोथ साइड आप डिवाइड कर दो 2 से, √3/2x -1/2y और 8/2, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब x के साथ cos है तो आप cos बनाओ, x cos π/6, माइनस को भी एज इट इज रहने दो, y के साथ साइन होता है तो आप लिखिए sin π/6, 2 4 8। लेकिन अब आप इसका आंसर ओमेगा π/6 और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p4 नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिक इक्वेशन है उससे मैच नहीं करती। कैसे? x की जगह पर x है, cos की जगह पर cos है, ओमेगा की जगह पे π/6 है,
लेकिन जहां प्लस होना चाहिए वहां माइनस है, यही एक गड़बड़ है। तो अब क्या करना होता है कि आपको ये देखना होता है कि साइन के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का है आपको वो, और कॉस के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव। आपको वो क्वाड्रेंट ढूंढना है जहां साइन नेगेटिव हो लेकिन कॉस पॉजिटिव। बताओ सभी, एक ऐसा क्वाड्रेंट जहां कॉस पॉजिटिव हो लेकिन साइन नेगेटिव हो। सर फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। अब इन दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना होगा। एक्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 6, यही होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये माइनस ने क्वाड्रेंट बता दिया, माइनस खत्म, प्लस साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 4। अब इसको सोचने के लिए मैं थोड़ा वक्त देता हूं तुम लोगों को, 5 सेकंड का, फिर पूछो कोई दिक्कत है तो। अब बदलना दोनों को पड़ेगा, ठीक है, एक को बदलने से काम नहीं चलेगा। y क्योंकि ओमेगा रहना चाहिए 4 और सेम। चलिए बेटा देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। तो अप्लाई कर दिया, ये आपका थीटा है, पाई बाई 6। 6 2 द 12 माइनस 1, this implies x is equal to cos 11 pi by 6 plus sin 11 pi by 6y is equal to 4। अब मैच करो, x की पोजीशन पर x cos ओमेगा 11 pi by 6 प्लस, ठीक है, sin 11 pi by 6y 4। तो this implies omega is 11 pi by 6 and p is equal to 4। ठीक है, समझ गए? अब ऐसा ही एक एग्जांपल आप लोग मुझे करके दो। -√3x प्लस वाई -8 इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट करो ये क्वेश्चन। थोड़ा टाइम है तुम लोगों के पास, 3-4 मिनट। आगे बच्चों आंसर बताओ, कितना ओमेगा आया सिद्धांत? अभी से कर रहा हूँ। अच्छा करो।
सर 2 पाई 3 आ रहा है। 2 पाई 2 अपॉन पाई 3 3। पक्का? हाँ तो यही रहा है सर। ध्यान से देखो स्नेहा, क्या आंसर आया? सर पाई बाय 6। ओमेगा पाई बाय 6 गलत है। और सोचो। समर्थ? सर 5 पाई बाय 6। यस। और टी? सर पी 2। सर P4। ठीक है, समझ गए। 5 पाई बाय 6 आएगा। सभी देखो, समर्थ आंसर आया? नहीं सर। देखो तुम लोग फिर से समझो, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। -√3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर है कि किससे डिवाइड करना है? 2 से, वो तो पता ही है सबको। तो 2 से बोथ साइड को कर देते हैं डिवाइड। -√3/2x प्लस 1/2 और इसको डिवाइड किया तो आ गया 4। अब आपको ये लेना है कि ये -√3/2 कॉस की टर्म में कितने डिग्री पर होता है? तो 30 डिग्री पर, माइनस कॉस π/6 और हाफ। ठीक, अब यहां से नेगेटिव हटाना होगा, तो कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। तो आपको वो क्वाड्रेंट ढूंढना है जहां पे साइन पॉजिटिव हो और कॉस नेगेटिव हो। तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड। सेकंड में क्या होता है? 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/6। बस नेगेटिव फिर हटा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव की वजह से ही तो क्वाड्रेंट बदला है ना। पाई माइनस π/6 और ये कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 4। 6 पाई माइनस पाई कॉस 5 π/6 आ गया बच्चे, और साइन 6 पाई माइनस पाई 5 π/6/4। अब देखो पी कितना हो गया? 5 π/6, सॉरी ओमेगा 5 π/6 और पी कितना हो गया? 4। समझ में आया सबको? बस बहुत आसान है। इसमें ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें कभी आएगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो आपको पाई माइनस करना है, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो पाई प्लस करना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा तो 2 पाई माइनस करना है, बस। ठीक है, और क्या है? बहुत इजी है। समझ गए सर सभी? सेकंड कोऑर्डिनेट आता है तो π/2 प्लस क्यों नहीं कर देते? वो इसलिए नहीं करते बेटे कि जो π/2 है उसमें जो मल्टीप्लाई नंबर है वो 1 है ना, ऑड नंबर है। तो ऑड मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदलना पड़ता है। अगर ये कॉस है तो आपको यहाँ साइन लिखना पड़ेगा, तो फिर बदल जाएगा फिर क्वेश्चन, जबकि हमें एक्स के साथ कॉस ही चाहिए। तो इसलिए आपको याद रखना है कि टी रेशियो जो आपने लिए हैं वो तो सेम रहने चाहिए। तो कब रहेंगे? जब आप 90 के इवन मल्टीपल यूज करेंगे। तो इवन मल्टीपल पाई है और 2 पाई है। ठीक है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो पाई माइनस कर दोगे, और थर्ड में जाओगे तो पाई प्लस कर दोगे, और फोर्थ में आओगे तो 2 पाई माइनस, क्योंकि फर्स्ट में तो जाना ही नहीं है, फोर्थ तक ही रहना है। समझ गए? ओके, क्लियर? यस सर। और कोई डाउट किसी को? दीपांशु क्लियर? यस सर। इरेज कर रहा हूँ इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रिगो आपने पढ़ी है यहाँ ट्यूशन में दीपांशु? नो सर। अच्छा, ट्रिगो नहीं पढ़ी। चल, अब तो ट्रिगो की शायद अगर लिया है तो शायद जरूरत ना पड़े आपको, देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 15 पर आओ। 15th एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन y minus root 3x minus 5 is equal to 0 and root 3y minus x plus 6 is equal to 0. Angle between y minus root 3x minus 5 0, root 3y minus x plus 6 is equal to 0. ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटे? स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस चाहिए। कौन सा फॉर्मूला होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखो, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी रूट 3। m2 फाइंड आउट कर लेते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी रूट 3। आंसर आ गया 1/√3। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको दो लाइन के स्लोप मिल गए, अब इनके बीच में आपको एंगल बताना है। तो tan अल्फा होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होल मॉड। ठीक है, दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू हो गई 1/√3, m1 इज √3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 इंटू √3 होल मॉड। √3 एंड √3 कैंसिल आउट। ठीक है, 1/√3 हम ले लेते हैं एलसीएम। दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन √3 और होल अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चे? 2। दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज माइनस 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में था, 2 एंड 2 कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज माइनस 1/√3 होल मॉड। आफ्टर द मॉड इट इज 1/√3। अब tan 1/√3 कब होता है? when tan is pi/6। this implies alpha is equal to pi/6। एक वैल्यू तो ये निकल गई और दूसरी वैल्यू भी निकाली जाती है, और अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस pi/6। ये क्यों निकालेंगे बताया था, अगर ये अल्फा है तो ये 180 डिग्री माइनस अल्फा है। याद है लीनियर पेयर से 180 माइनस अल्फा, ये भी 180 माइनस अल्फा वर्टिकली अपोजिट, ये अल्फा तो ये भी अल्फा वर्टिकली अपोजिट। तो पूरा ऐसे सॉल्व करके फाइनली 180 में से उस एक्यूट एंगल को आपको माइनस करके दूसरा एंगल भी आपको बताना है। क्लियर? ठीक है, तो दूसरे एंगल क्यों निकाल रहे हैं? दो हो गए ना बेटे, कह रहा ऑल पॉसिबल एंगल। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? तो दो बन सकती है, ये और ये, इसके अलावा तो नहीं बन सकती है। ठीक है, तो दोनों आपको निकालने हैं। क्लियर? अब आओ एग्जाम्पल नंबर 16 पर। एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा है कि शो दैट टू लाइंस a1x, शो दैट टू लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 where b1 and b2 is not equal to 0। पहला केस कहता है पैरेलल if a1 upon b1 is equal to a2 upon b2। कह रहा अगर ये लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। कब पैरेलल हो सकती है? when a1 upon a2 is equal to a1 upon b1 is equal to a2 upon b2। करेक्ट? तो क्या करते हैं, पहले हम स्लोप निकालते हैं इसका। स्लोप ऑफ लाइन 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और सेकंड केस बेटे m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। लाइन L, इसको लाइन L1 कह देता हूं और इसको लाइन L2 कह देता हूं, ये दो लाइनें हो गई। L1 पैरेलल टू L2, दिस इंप्लाइज M1 इज इक्वल टू M2। स्लोप्स बराबर होते हैं, तो क्या स्लोप बराबर रखें हम? दिस इंप्लाइज माइनस A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू माइनस A2 अपॉन B2। माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, this implies A1 upon B1 is equal to A2 upon B2. Lines are parallel if slopes are equal. Now, if this condition is equal, then lines are parallel. समझ गए? Clear? Next. या अगर इसको रिवर्स में करना है, देखिए क्या कह रहे हैं, lines are parallel if this condition is true. तो इसको ऐसे करते हैं, रुको, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, कन्वर्स लेकर के चलते हैं। अब ये दो चीजें आपने निकाल ली, हम लिखेंगे बिकॉज A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2, ये कंडीशन हमें गिवन है। देयरफॉर माइनस A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू माइनस A2 अपॉन B2। दोनों तरफ नेगेटिव लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, नहीं। दिस इंप्लाइज माइनस A1 अपॉन B1 क्या शो कर रहा है? इट इज M1। और माइनस A2 अपॉन B2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? M2। दिस इंप्लाइज, ऐसे प्रूफ कर लो, L1 पैरेलल टू L2। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन लाइंस आर पैरेलल। अगली बात कहता है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। सेकंड बेटा, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0, तो आप प्रूफ करो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। लाइनें कैसे परपेंडिकुलर प्रूफ होती हैं? जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना निकले? -1 निकले। ठीक है, तो बनाते हैं स्लोप। दिस इंप्लाइज A1 A2 इज इक्वल टू माइनस B1 B2। अब हम क्या करते हैं कि B1 को ले आओ नीचे, यानी A1 अपॉन B1 हो गया इज इक्वल टू इनटू, एक साथ कर दो, A2 अपॉन B2 एक साथ कर दो इज इक्वल टू -1। ये दोनों नीचे ले आया और सेपरेट कर दिया, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब अगर दोनों ही ब्रैकेट को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इंप्लाइज माइनस A1 अपॉन B1 और माइनस A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू -1। कुछ फर्क पड़ा? माइनस A1 अपॉन B1 किसके इक्वल है? इट इज M1। माइनस A2 अपॉन B2 M2 इज इक्वल टू -1। यही प्रूव करना था, ठीक है, कि लाइनें अगर M1 इंटू M2 हो गया -1, दिस इंप्लाइज L1 परपेंडिकुलर टू L2। कह रहा है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रूव करो लाइन परपेंडिकुलर है। प्रूफ कर दिया। देखो ध्यान से, समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। और अगली, और तुम लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 10.3 के पहले 12 क्वेश्चन ट्राई करके लाने हैं, फर्स्ट 12। ठीक है, 10.3 फर्स्ट 12 क्वेश्चन मंडे की क्लास तक कंप्लीट कर लेना है। तो सर संडे क्लास नहीं है क्या? अरे हाँ, संडे भूल गया, सही कह रहे हैं। संडे क्लास तुम लोगों की रख लेते हैं 6 to 7 इवनिंग, ठीक है ना? संडे इसको खत्म करना था ना? हाँ, संडे 6 to 7 लिख लो टाइमिंग। सर पेपर 28 को है। 28 को है ना? तो बस ये खत्म कर देंगे, इसके बाद तो कोई टॉपिक नहीं बचता ना? सर सर्कल बचा है, एक सर्कल बचा है, ठीक है, वो तो एक एक्सरसाइज है, करा देंगे। तो संडे को प्रोबेबिलिटी की वो मिसलेनियस बची है मेरी।
सीधे उन्होंने मिसलेनियस ही पढ़ाई है? नहीं सर, वो प्रोबेबिलिटी की बाकी सारी एक्सरसाइज आती है। अच्छा तो ये आती है बाकी, ठीक है पढ़ा देंगे। मिसलेनियस में आज प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करनी है ना? यस सर। ठीक है करा देंगे। चलो सर संडे क्लास है 6 to 7। हाँ बेटा, सर मॉर्निंग की रख लो। तो मॉर्निंग की फिर एक काम करो, मॉर्निंग की 11 to 12 करो। 11 to 12 ठीक है, 11 to 12 ठीक है। चलो ओके सर। ओके बच्चों, ठीक है 11 to 12 है बच्चों क्लास। बाय। सर कब? संडे, संडे 11 to 12। 11 to 12। हाँ जी मॉर्निंग, ठीक है। सर वो हम्म, मंडे को सर वो टेस्ट है। तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना सब में? नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं आना। देख ले कर ले, अगर हो जाए तो ठीक है, मैनेज हो जाए तो कर लो, ठीक। ओके सर। ओके बेटा।